हाँ सर, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मित्रों नमस्कार, मैं जेएमएन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बिहाफ से मैं मिथिलेश पांडे, हमारी कन्वेनर एमएसएमई के श्री मनीष जीवानी, हमारी कलीग मृणाली, हम सब आपका जीजेपीसी की तरफ से जो भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हैं और जो हमारे आज के मुख्य वक्ता है, आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस वेबिनार का उद्देश्य के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो भी मेंबर जुड़े हैं आप सबको पता है कि ई संचित आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार के लिए मैंडेटरी है। आपको ई संचित के माध्यम से ही आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने खास करके मिहिर जी से निवेदन किया है कि इस वेबिनार में आप जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को बताने के बाद, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करने के बाद में जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, आपको अपलोड कैसे करना है, डेटा कैसे आगे माइग्रेट करना है, कैसे प्रोसेस को आगे ले जाना है, उस पर भी आपको पूरी तरह से ऑनलाइन चीजों को बताएं, जिससे आप जब एक्चुअल इस काम को करने जाएं तो जो भी चैलेंजेस हैं वो आप उसको फेस ना करना पड़े और मोस्टली आप प्रिपेयर्ड रहें कि हम इस चीज को सक्सेसफुली जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें। तो दोस्तों, मैं जेएमएन ज्वेलरी के जो भी मेंबर जुड़े हैं आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब इस कोविड के दौरान आप परिवार सहित जो आपके कारीगर हैं, जो मित्र हैं, सबके साथ में आप कुशल से हैं और आप व्यापार में अपने वृद्धि की तरफ अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के जो मुख्य स्पीकर है, अब मैं मिहिर जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि मनीष भाई जो है कुछ नेटवर्क के इशू की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कनेक्टेड तो है लेकिन उनकी बात वहां तक हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सर आपने ज्वाइन किया, हम आपका उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और मैं अब मिहिर जी से आग्रह करूंगा कि मिहिर सर आप जो है अब आगे के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू पांडे जी। मेरे ख्याल से अब आप मेरा स्वागत करना छोड़ दीजिए। आई एम इक्वली पार्ट एंड पार्सल ऑफ जीजेपीसी। आई एम ऑन दैट साइड ऑफ टेबल विद यू। सो आप ये मत सोचिए कि मैं आई एम ऑन दिस साइड। आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ जीजेपीसी। आई कंसीडर माई सेल्फ पार्ट ऑफ दैट फैमिली सर। सो थैंक यू। अपन तीनों एक ही साइड पे बैठे हैं, ये मान के चलिए, और अपना एक ही उद्देश्य है कि अपने जितने भी ये मेंबर्स है उनको कहीं पे भी कॉम्प्लायंस लेवल पे, एटलीस्ट मैं जहां तक कंसर्न हूँ वहां पे कॉम्प्लायंस लेवल पे कहीं पे भी कोई इश्यूज नहीं आए, उनके इश्यूज को अपन एड्रेस करें। सो थैंक यू वेरी मच स्टिल। और एक जितने भी मेरे आज ऑडियंस है उनको भी मैं गुड आफ्टरनून कहूंगा। एंड सबसे पहले तो आई वुड विश कि एवरीबडी इज हेल्दी एंड हार्टी एंड नोबडी इज गोइंग थ्रू एनी प्रॉब्लम्स व्हिच इज ऑफ लेट। कोरोना के कारण जो सब कुछ फैली हुई है और जो एक नेगेटिविटी फैली हुई है, उसमें मेरे ख्याल से ये 1-1.5 घंटे अपन थोड़ा सा लीगल चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं तो अपना मन भी बढ़ जाता है और ज्ञान का भी जिसे बोलते हैं वर्धन होता है। सो ये ई संचित मैं पहले भी एक बार ले चुका हूँ कुछ दिन पहले, और लगभग मैं जो उसका नॉलेज होगा तो सब सेम ही है और सब पीपीटी भी सेम रहेगा। लेकिन आज एक एडिशन ये किया है हमने, मेरा साथी विक्की यहाँ पे है जो डेली बेसिस पे ई संचित की फाइलिंग खुद करता है एंड ही इज एक्सपर्ट इन ई फाइलिंग ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ कस्टम्स as well as e-Sanchit. So after my PPT or during my PPT, I would include Vicky to take over and then he will display you कि exact e-Sanchit operate कैसे होता है। So पहले तो मैं share screen कर रहा हूँ मेरा PPT में। एक सेकेंड। मृणाल मैडम मुझे आप कंफर्म कीजिए मेरी शेयर हो रही है क्या स्क्रीन? यस सर है ना? ठीक है। इसको फुल स्क्रीन करिए सर, थोड़ा फुल स्क्रीन मेरे ख्याल से नीचे आइकन होगा, बकेट टाइप आइकन होगा, उसमें देखो। हाँ ऐसी ये यही साइज है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं हो पा पीपीटी क्लियर तो दिख रहा है ना आपको ये? हाँ जी बिल्कुल। एक मिनट में शायद, अच्छा ठीक है चलो मैं समझ गया। मैं इसको जूम की सेटिंग, हाँ ठीक है बराबर आपकी बात, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। हाँ ठीक है सर, थोड़ा सा बेटर हो गया ना ये? जी ठीक है।
तो मैं फिर उस हिसाब से तो और थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं शेयर कर दूं। आप एक बार ट्राई कर लो, मैं 1 मिनट मैं मेरी स्टॉप शेयरिंग कर दूं मैं। जी जी जी, आप स्टॉप शेयर हाँ, करिए। पीपीटी एक बार आप चालू कर दीजिए, कोई इशू नहीं। जी। तो ओके। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से वैसे तो सेम ही है। आप उसको वो भी कर देना, मतलब जैसे मैं भी कंट्रोल कर सकता हूँ, वो वाले सेटिंग पे आप कर दीजिए। व्यू ऑप्शंस में रहता है ना शेयर कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल रहता है ना क्या, रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल। मैंने रिक्वेस्ट किया, आप रिक्वेस्ट ऐड वो एक्सेप्ट कर लेना मेरी। जी। तो ओके सर, डन। ठीक है। सो अपना टुडेज टॉपिक इज ई संचित इन कस्टम्स फैसिलिटी। ये जो फैसिलिटी है ई संचित, ये मेरा जो पीपीटी है, आप देखेंगे कि कस्टम इनिशिएटिव्स बूस्ट इन इंडिया ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स रैंकिंग 80। 2014 या उसके पहले से करीबन पिछले 10 साल से, मतलब 2008 या 9 से कस्टम्स वालों ने बहुत सारी ऐसे टेक्निकल इनिशिएटिव्स लेके आए हैं जिसमें दे वांट टू इनिशिएट द ईज ऑफ डूइंग, और इंडिया को वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी इमेज इंडिया को जो इम्प्रोवाइज करनी है। अभी तक काफी सालों से इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया की इमेज ऐसी हुआ करती थी कि लॉट ऑफ पेपर वर्क, वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। और मैडम ये शायद स्लाइड चला जा रहा है ये फॉर सम रीजन। एक काम कीजिए, आप बंद कर दीजिए, मैं यहाँ से कर देता हूँ। आप, हाँ मैं शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। दिख रहा है ना स्क्रीन? जी सर, दिख रहा है। फाइन, एंड माय वॉइस इज आल्सो क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके फाइन, चलो सॉरी सर, आप लोगों को डिले हो गया 5 मिनट। सो इंडिया पिछले 10 साल से प्रयासरत है, और पिछले 5-10-7 सालों से तो बहुत ज्यादा उस पर जोर दिया जा रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से मतलब ये था कि जब इंडिया के बाहर वाले लोग इंडिया से बिजनेस करते थे, इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, जिसमें इंडिया का आज भी बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है, उसको बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें से एक इनिशिएटिव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लोग बोलते हैं कि बॉस आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हम लेना चाहते हैं, रेट्स अच्छे हैं, लेकिन आपके यहाँ पे बिजनेस करने का मतलब ये है कि लॉट ऑफ पेपर वर्क, लॉट ऑफ टैक्सेशन गोइंग इनटू द कॉस्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, एंड लॉट ऑफ अदर लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज वी आर फेसिंग व्हाइल डूइंग बिजनेस विद इंडिया। कई बाहर की कंपनीज और एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स इंडिया में आके अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, बट ये इंडिया की जो लीगल फ्रेमवर्क है उससे घबरा के वो लोग नहीं करते। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पिछले 8-10 सालों से काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसको नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान कहा जाता है। टू स्टार्ट विद, इसके अंदर एडवांस फाइलिंग बाय इंपोर्टर्स, जैसे आपका मटेरियल पहले, ये आज से कुछ साल पहले ऐसा प्रथा थी कि मटेरियल यहाँ पे आने के बाद आपके डॉक्यूमेंट फाइल होते थे, तो उसमें 2-3 दिन लग जाते थे। अब पिछले कुछ टाइम से ये सिस्टम हो गया है कि आपका ईजीएम, मतलब जब भी इंडिया से बाहर से कोई माल आता है तो आईजीएम जब फाइल हो जाता है, तो यू कैन इमीडिएटली फाइल योर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स which will be processed even before the actual landing of material. This will save a lot of time and money. Similarly, next is time release studies. इसके अंदर गवर्नमेंट ने हर प्रोसेस को टाइम से रिलेट किया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की हर प्रोसेस में कितना टाइम जा रहा है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, या कहाँ पे टाइम बचाया जा सकता है। और उसके बेसिस पे उन्होंने काफी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं कि कहाँ का आप लॉजिस्टिक्स में टाइम सेव करते हैं। गवर्नमेंट का एक ऑनलाइन पोर्टल है आइस गेट, जो कि पहले ईडीआई हुआ करता था, उसको आइस गेट में कन्वर्ट किया, और आइस गेट को भी निरंतर अपडेशन कर रहे हैं लोग, उसमें हाई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। उस हाई टेक्नोलॉजी की वजह से ये हो रहा है कि आपकी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती है। पहले आपको याद हो, कुछ साल पहले तक आपको चालान भर के पोर्ट पे भेजना पड़ता था, फिजिकली बैंक में जाता था चालान, ये सब होता था। अब सब चीजें ऑनलाइन आपके घर बैठे हो जाती है।
सो आइसगेट मीन अपग्रेडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट और बहुत उसको यूजर फ्रेंडली कर दिया गया है। डायरेक्ट पोर्ट एंट्री, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको डायरेक्ट पोर्ट से सॉरी जब एक्सपोर्ट करते हैं तब आपको डायरेक्ट पोर्ट पे यहाँ से माल भेजने की अलाउड रहता है। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन कंडीशंस एंड प्री रिक्विजिट्स फॉर दैट, बट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट पोर्ट एंट्री। RFID सील्स, पहले आपको याद हो तो बॉटल सील्स लगती थी कंटेनर्स पे और बॉक्सेस पे, अब वो RFID सील हो गई है जो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन हो सकती है और ट्रैक हो सकती है। सो दैट इज अगेन सेव्ड लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स, टाइम एंड मनी। डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, जब आपका इंपोर्ट आता है तब आपको पोर्ट पे से डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे डिलीवर हो जाता है क्लियर होते से। पहले उसमें CFS और कई दूसरे बीच में एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते थे। नेक्स्ट जिस पे आज अपन बोलने वाले हैं, जिस पे आज हमारा वेबिनार है, वो है ई-संचित। E-Sanchit is nothing but it's a platform which is given by government to upload all the import documents and export documents online after scanning, जिससे कि आपको उसको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को बना के पोर्ट तक भेजने का टाइम और कॉस्ट और प्लानिंग से आप बच जाते हो और आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। सो ई-संचित जिस पे आज अपन वेबिनार लेने हैं, दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ऑफ द कस्टम क्लियरिंग and that is one of the major parts where you can save time. Next was a authorized economic operator. इस पे मैंने लास्ट वीक एक सेमिनार लिया था कि कैसे आप अपने आप को AEO सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। उस सर्टिफिकेशन के बाद आपको बहुत सारी जगह पे कस्टम्स में और इंटरनेशनल ट्रेड में आपको फैसिलिटेशन और ग्रीन चैनल मिल जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये हम लास्ट वीक एक बार सेमिनार ले चुके हैं। फॉर दैट यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मृणाल मैडम फॉर इट्स PPT एंड डिटेल्स। एंड लास्ट इज स्विफ्ट। एक स्विफ्ट विंडो पेमेंट गेटवेज और इंटरनेशनल गेटवेज के लिए गवर्नमेंट ने क्रिएट करी है, विच इंश्योर्स वेरी फास्ट पेमेंट गेटवेज एंड डॉक्यूमेंट्री एंड बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज सिस्टम। तो ये भी आपका जो पेमेंट मोड्स है ये इसको फास्ट करने के लिए स्विफ्ट क्रिएट किया हुआ है। सो अल्टीमेटली ऑल दीज इनिशिएटिव सम अप कि इंडिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जाना है और अपन एज अ व्यापारी भी हम ये चाहते हैं कि आप भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मैक्सिमम फायदा उठाए और इसका बेनिफिट लें। आज का अपना जो ई-संचित के ऊपर सेमिनार है, वेबिनार है, वो उसके अंदर वी विल कवर अप द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ई-संचित और मेरे साथी यहाँ पे वो आपको उसका डेमो भी दे देंगे जिससे आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आए। एज एवरी कस्टम्स फॉर्मेलिटी स्टार्ट्स विद आइसगेट, तो आपको भी बेसिकली नया रजिस्ट्रेशन ई-संचित के लिए आपको पहले एक बार रजिस्टर करना पड़ता है अपने आपको साइट के ऊपर। उस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए आपको icegate.gov.in पे जाना पड़ता है। सो आपको उस आइसगेट की लिंक के ऊपर ये जो यहाँ पे हमने दी है वहां पे आप जाएंगे तो आपका ई-संचित का वो आ जाएगा जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको ये कुछ स्क्रीन इस तरीके की दिखेगी जिसके अंदर आपको ये जो ब्लू किया हुआ सेलेक्ट किया हुआ बॉक्स है यूजर लॉगिन ऑब्लिक साइन अप, इसमें आपको क्लिक करना है जिससे आप साइन अप में जा सकते हो पहली बार। और अगर आप ऑलरेडी साइंड अप है तो आप यूजर लॉगिन के लिए भी सेम बॉक्स क्लिक करेंगे और जो कि आप यूजर लॉगिन में आप जाके आपके पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पहली बार साइन अप करने की ये दिखेगी, मतलब सॉरी ये लॉगिन की है जो आप ऑलरेडी जब साइन अप कर चुके हो तो इसके लिए ये स्क्रीन आई जिसमें आप आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा ये लोग पूछते हैं, ये लोग कैप्चा अगर आप डालेंगे तो आपको लॉगिन कर लेगा, विच इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और वैसे अभी हम लोग डेमो में भी बताएंगे कि लॉगिन कैसे किया जाता है। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन सामने आती है जहाँ पे आइसगेट पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन रहता है। जब आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और वैसे हमने इसके अंदर क्योंकि हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे इसके लिए हमारा उसमें मैसेज आ रहा है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अदरवाइज उसमें नेक्स्ट स्क्रीन आती है। सो आइसगेट आईडी आपका एक क्रिएट करना है आपको और ईमेल आईडी आपको देना है जो आप रेगुलर यूज करेंगे। यहाँ पे वही ईमेल आईडी दीजिएगा जो आप रेगुलर एक्सेस करने वाले हैं और प्रिफरेबली जो आप ही एक्सेस करने वाले हैं। आप अगर कोई ऐसा कॉमन वाला आईडी दे देंगे तो आप मान के चलिए आपके कस्टम के सब डॉक्यूमेंट्स उन सब लोगों से शेयर हो जाएंगे जो ये सब आईडी को एक्सेस कर रहे हैं। सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल आईडी ही क्रिएट कीजिए एक्सक्लूसिवली फॉर कस्टम्स। जैसे हमने यहाँ पे CHA करके किया हुआ है तो वो हमको एक एक्सक्लूसिव हमने आईडी बना के रखा हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन की जब ये स्क्रीन आती है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। ये दिस आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर यूजिंग ऑफ ई-संचित फैसिलिटी ऑन आइसगेट। तो ये वन टाइम एक्टिविटी है जो आपको करनी पड़ेगी। सो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में यू टू अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जिसमें IC स्कैन कॉपी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की स्कैन कॉपी आप उस पर अपलोड कीजिए, एक IC का ऑथराइजेशन लेटर और आधार कार्ड की कॉपी।
ये 3 चीज आपको अपलोड करनी है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा केवल आइसगेट में ई संचित को यूज करने का। अब बेसिकली ई संचित क्या है अपन एक बहुत शॉर्ट में समझे कि इट वाज लॉन्च्ड अंडर स्विफ्ट टू इंट्रोड्यूस पेपरलेस प्रोसेसिंग, और ये अपने आप में एक डॉक्यूमेंट का स्टोरेज है और कंप्यूटराइज हैंडलिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स। ये इट अलाउज ट्रेडर टू अपलोड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डिजिटली फॉर ऑब्टेनिंग क्लियरेंसेस। मैंने आपको जैसे कहा ये आपके पूरा डॉक्यूमेंटेशन हैंडल करता है कस्टम्स में, क्लियरिंग में, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, सभी में। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट वर्ड इसलिए यूज किया है कि इसी प्लेटफॉर्म को फ्यूचर में जीएसटी और दूसरे टैक्सेस पे भी एक्सटेंड किया जाएगा, जिससे कि इसकी हैंडलिंग ऑलमोस्ट कस्टम्स और सभी टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस को सफाइज करने में केपेबल रहेगी। इसका मेन पर्पस ये रहता है कि हर डॉक्यूमेंट का और एक हर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स या हर क्लियरिंग का एक यूनिक आईडी क्रिएट हो जाए और उससे रिलेटेड उसके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कोरिलेट हो जाए। कोरिलेट से मतलब ये कि आज से फ्यूचर में भी अगर कोई डिपार्टमेंट कोई डॉक्यूमेंट देखना चाहता है तो अगर आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सुनी हो तो ये इसमें बैकएंड पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो सालों बाद भी आपके सब डॉक्यूमेंट्स, रेफरल डॉक्यूमेंट्स 1 मिनट में गवर्नमेंट को रिट्रीव हो जाएंगे इस IRN और DRN के बल पे। एक और चीज है कि इससे कंप्लीट जो डेटा कंट्रोल है गवर्नमेंट के पास वो बहुत फाइन हो जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काफी सारी चीजें गवर्नमेंट उसके चलते स्मूथ और इजी कर देगी। IRN का मतलब होता है कि इमेज रेफरेंस नंबर। एक हर डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करते हैं उसकी एक इमेज रहती है, आप एक उसको कन्वर्ट करेंगे जब भी PDF में या JPEG में तो उसकी एक इमेज रहती है और उस इमेज का एक यूनिक नंबर अलॉट हो जाता है। ये अलॉट करने के बाद ये नंबर सालों साल उसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रहेगा, तो गवर्नमेंट कभी भी कोई डॉक्यूमेंट ढूंढने निकलेगी तो उसको इजीली कोरिलेट हो जाएगा। A group of IRN should be entered into bill of entry and not DRN, है ना? और DRN stands for document reference number, which is unique reference to the batch of uploaded documents. So 5 IRN numbers can have 1 DRN. So अगर आपको मैं यहाँ पे कंसेप्ट बताऊं तो ये कंसेप्ट ये है कि आपकी एक कोई पर्टिकुलर क्लियरिंग लगी हुई है, उसमें 5 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सपोज। तो अगर आप अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट, एक एक्सपोर्ट है आपका जिसमें 5 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, तो हर डॉक्यूमेंट का एक खुद का यूनिक IRN रहेगा, लेकिन उस पूरे 5 IRN के ग्रुप को जो एक पर्टिकुलर एक्सपोर्ट से रिलेटेड है उसका एक DRN नंबर अलग से अलॉट होगा जो उस पर्टिकुलर क्लियरिंग से रिलेटेड रहेगा, उसको डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर कहेंगे। और एक DRN में मैक्सिमम 5 IRN आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये इसका कंसेप्ट हो गया ई संचित का। अब ई संचित मैकेनिज्म, इजी स्टेप्स फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। अब इसके अंदर ये रहता है कि लॉगिन इनटू आइसगेट वेबसाइट। एज यूजुअल मैंने आपको कहा वैसा वो कस्टम्स का कोई भी वर्क करना हो तो यू हैव टू लॉग इन कस्टम्स वेबसाइट दैट इज आइसगेट। ऑफ कोर्स आपको ई संचित को एक्सेस करना है, मैं आपको बताऊंगा आगे कहाँ पे आता है ई संचित। और फिर अपलोड डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ऑन अपलोड डॉक्यूमेंट बटन एंड वैलिडेट ऑल PDF डॉक्यूमेंट्स बाय वैलिड सिग्नेचर्स। तो ये कुछ आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ इशू है क्या? हाँ नहीं, एक सेकेंड। यस, सो एक मैं एग्जांपल अभी जो ले रहा हूँ वो एक इंपोर्ट कंसाइनमेंट का ले रहा हूँ कि जैसे बिफोर वी जनरेट ई संचित, फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट ए इंपोर्ट चेकलिस्ट ऑन एक अलग अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं सबके, किसी का प्राइवेट सॉफ्टवेयर रहता है, किसी का आपका CHA के पास सॉफ्टवेयर रहेगा। आप खुद भी अगर खुद ऐसा अपलोडिंग करना चाहते हैं तो आप खुद एक सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं जिसमें आप चेकलिस्ट पहले बनती है। उस सॉफ्टवेयर पे चेकलिस्ट बनने के बाद फिर अपने को ई संचित में जाके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना पड़ता है, उसका IRN DRN जनरेट करना पड़ता है। इंपोर्ट में आप मान के चले कि क्या क्या रहेगा, बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट या परचेज ऑर्डर ऑब्लिक प्रोफार्मा इनवॉइस, तो ये सब होने चाहिए। अब एवरी डॉक्यूमेंट कैन बी मैंडेटरीली 1 MB ओनली, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके यहाँ पे ऐसे स्कैनर्स हो, ऐसे इक्विपमेंट हो या ऐसे सॉफ्टवेयर हो कि एक बार ये 4-5 डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है इंपोर्ट से रिलेटेड, ये इसको जब आप स्कैन करें तो आप इसकी साइज 1 MB से नीचे रख सकते हैं और 1 MB के नीचे ही रखनी है। और आप
को ये इंश्योर करना है कि आपका हर डॉक्यूमेंट 1 MB से कम हो और आप मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। ऑन एन एवरेज ये 5 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो सभी इंपोर्ट में काम आते हैं, लगभग यही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहेंगे। अब उसकी प्रोसीजर ये है कि पहले अपन ई संचित में रजिस्ट्रेशन लेंगे, देन वी क्रिएट एन एक्सपोर्ट चेकलिस्ट ऑन OSS या इंपोर्ट चेकलिस्ट जो भी आप कर रहे हैं वो आपके सॉफ्टवेयर पे, वंस चेकलिस्ट इज प्रिपेयर्ड देन वी कैन क्रिएट एन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट या कंसाइनमेंट। सिमिलरली एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट में भी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, कमर्शियल इनवॉइस, सेल्फ सीलिंग, पैकिंग लिस्ट, ये सब रहेगा। ऑन एन एवरेज ये 3 डॉक्यूमेंट्स रहते हैं एक्सपोर्ट में। उसके अलावा शायद हो सकता है आप लोग के यहाँ पे शायद टेस्ट रिपोर्ट या गोल्ड सर्टिफिकेट्स या कुछ ऐसा रहता हो तो ये भी आप अपलोड कर सकते हो, बट मैक्सिमम लिमिट इज 5 डॉक्यूमेंट्स एंड ईच डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी मोर देन 1 MB। ये वापिस से मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉगिन कैसे करना है। जैसे अपने पहली स्क्रीन देखी थी, इस टाइप से लॉगिन होगा। लॉगिन के बाद आपको ये ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये आपको ऐसा ऑप्शंस आएंगे, फाइलिंग सर्विसेज में जाना पड़ेगा। लेफ्ट में आपको बॉक्स दिख रहा होगा फाइलिंग सर्विसेज। फाइलिंग सर्विसेज के अंदर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक बड़ा बॉक्स आएगा जिसमें जॉब स्टेटस, फाइल अपलोड, ई संचित, नेविगेशन, CB वाइज, डेली समरी, ये सब दिया हुआ है। इसमें ऑफकोर्स ई संचित आपको सेलेक्ट करना है। आप जैसे ई संचित सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे अपने को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे एट ए टाइम, जैसे मैंने आपको कहा वैसे। और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स की स्विच आती है स्क्रीन पे जो आप दिख रही है यहाँ पे, ये उस पर आप क्लिक करें तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मांगेगा। तो जैसे वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मांगेगा तो आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे आपने चूज फाइल्स में ये 5 डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ गई। डॉक्यूमेंट वैलिडेट परक्विजिट आ गए जिसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम साइज पर फाइल 1 MB, सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट PDF ओनली। ये आप देखिए कि आप जब भी स्कैन करेंगे तो आप उसको PDF फॉर्मेट में ही सेव कीजिएगा। JPEG, MPG या JP3 या JP4 या कोई भी और फॉर्मेट जो चलता हो वो नहीं चलेगा। सो ये आप ध्यान रखें कि ओनली PDF फॉर्मेट इज अलाउड। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि जो भी ये काम कर रहे हो वो ऑफिशियली PDF का सॉफ्टवेयर भी खरीद ले, क्योंकि पायरेटेड सॉफ्टवेयर से कुछ एरर्स आ सकती है जो बाद में आपको प्रॉब्लम दे सकती है कस्टम केयरिंग में। So I would suggest कि please buy official software only for such work. The total number of files मैंने कहा वैसे 5 पर DRN हो सकती है। तो एक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट में एक DRN होता है जिसमें 5 डॉक्यूमेंट अलाउड है। ठीक है ना? तो ये आपको अपलोड डॉक्यूमेंट आएगा जिसमें चूज फाइल आप क्लिक करेंगे तो आप आपके कंप्यूटर में जो भी वो फाइल आपने सेव करी है, जहां पे भी सेव करी है वहां पे आपको आपका ये सिस्टम ले जाएगा और आप ऐसे एक एक सेलेक्ट करके कैटेगरी में आप ये सेव कर सकते हैं। जैसे ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि वी हैव टू सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप अगेंस्ट ईच डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड। जैसे आपने पहला डॉक्यूमेंट सेव किया, उसकी फाइल नेम आपने BL लिखा हुआ है। कई बार हो सकता है आप फाइल नेम कुछ और डालो, लेकिन आपको अल्टीमेटली उसकी कैटेगरी भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि व्हाट इज दिस। तो ये राइट में जो बॉक्स दिख रहा है ड्रॉप बॉक्स, उसमें आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली कि दिस डॉक्यूमेंट इज बिल ऑफ लेडिंग, तो उसका कोड भी आ गया 705000। वैसे पूरे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसमें दिए हुए हैं जिसमें आप ड्रॉप बॉक्स से सेलेक्ट कर सकते हो। जो लेफ्ट हैंड साइड पे फाइल्स है वो आपने आपकी खुद की जो फाइल स्कैन करी हुई है और जिस भी नाम से सेव करी है उस नाम से फाइल दिखेगी। जैसे BL है, कंसाइनमेंट है, P&L है, इनवॉइस लेटर है, जो भी है। आपके यहाँ पे भी ऐसे 5 डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कर सकते हो। आप ऐसे सेलेक्ट करें, अपलोड करें, डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करें और फिर फाइनली ये लगता है कि ये सब सही हो गए तो इसको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करिए। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो वो अपलोड हो जाएंगे और फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगा कि जिसमें आपने अपलोड कर दिया है और एक इसमें मैसेज आएगा कि यू आर रिस्पॉन्स, एक फाइनल मैसेज देता है कि हम फाइनली अपलोड कर रहे हैं तो आपको एक्सेप्टेबल है कि नहीं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। नेचुरली आप एक्सेप्ट बटन दबाएंगे जो ब्लू कलर में दिख रहा है तो आपका ये सबमिट हो जाएगा और अपलोड हो जाएगा। सो अपलोड डॉक्यूमेंट होने के बाद फिर आपको फाइनली उसको सबमिट करना है। या आपको ऐसा लगता है अभी भी कुछ आपसे भूल हो रही है तो आपके साइड में डिलीट का ऑप्शन दिए हुए है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को डिलीट करके फिर से नया डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए इन केस ऑफ एनी मिस्टेक। सो यहाँ पे वैसे तो बहुत सिंपल प्रोसीजर, ऑफकोर्स आप खुद एक या 2 बार करेंगे तो शायद आपको ज्यादा ढंग से दिखेगा, मतलब समझ में आएगा। So now we can insert IRN and DRN number in our checklist. अब जैसे आप ये सबमिट करते हैं ना, आफ्टर दिस वी सबमिट द इंपोर्ट चेकलिस्ट टू IceGate, वेट फॉर जनरेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। सो ये बहुत बेसिक प्रोसीजर है जो मैंने समझाया। अब मैं विक्की को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे जो मेरे कलीग है ऑफिस पे कि वो एक बार इसका एक्चुअल डेमो भी दे दे, हम लोग जो एक्चुअल फाइलिंग करते हैं तो वो कैसा होता है। विक्की एक बार तुम्हारा शेयर स्क्रीन करो, मैं अपना स्टॉप कर रहा हूँ। ओके सर। और लॉगिन से स्टार्ट करना सीधा। हाँ
अच्छा, अभी हम लोग सर एक इसमें मैं आपको सबको ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसमें नहीं दोहरा रहे हैं, क्योंकि हम अपन अभी रजिस्ट्रेशन तो नहीं दिखा रहे ना विक्की? सबसे पहले तो साइनिंग करेंगे, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे सर। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन दिखाना वाला क्या फर्स्ट टाइम जो करते हो? फर्स्ट टाइम आप जैसा सजेशन दें, फर्स्ट टाइम दिखाना है तो दिखा सकते हैं। ठीक है, अपन ऐसे भी एक जनरल यूजर तो क्रिएट कर ही सकते हैं ना, फिर वो तो बाद में अपन डिलीट भी कर देंगे उसको। जी जी ठीक है, फाइन। तो ये आपको विक्की जो है वो पूरा रजिस्ट्रेशन भी प्रोसीजर दिखा देगा, और फिर एक सैंपल डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड होते हैं और उसका कैसा आईआरएन डीआरएन जनरेट होता है वो भी वो आपको डेमो दे देगा। सो ओवर टू विक्की। या विक्की? हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट वी हैव टू लॉग इन आइसगेट। ये आइसगेट की स्क्रीन, जब आप पहले आइसगेट पे आते हैं वेबसाइट डाल के, तब आपको ये स्क्रीन दिखती है। थोड़ा सा ये अपन ऑनलाइन कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा टाइम लैग आएगा इसमें, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा देखने में। तो जब ये अवर सर्विसेज, विक्की थोड़ा सा इनको स्पेसिफिकली समझा कि कौन से सेक्शन में जाके क्या करना रहता है, क्योंकि ये लोग सब न्यू यूजर्स है ना, तो इनको एकदम से नहीं समझ पड़ेगी। सर आइसगेट ओपन करने के बाद ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये आवर सर्विसेज आती हैं सर, जिसमें इनिशिएटिव टुवर्ड्स द डिजिटल मार्केटिंग। इसके अंदर अपन क्लिक करेंगे तो न्यू यूजर और साइन अप। अपन न्यू यूजर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अपन देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर साइन अप करने के बाद अपन इस पे आपका यूजर नेम बना सकते हैं, आईडी सपोज मेरा नोवल लेक्सिम, एंड ईमेल आईडी आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आप यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वही ईमेल आईडी एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। मैंने कहा वैसे जो कॉन्फिडेंशियल ईमेल आईडी हो, जो हर कोई यूज नहीं कर रहा हो, ऐसे ही आप यूज कीजिएगा। ओनली कंसर्न पर्सन शुड बी एबल टू यूज एक्सेस दैट आईडी, ये आप ध्यान रखिएगा प्लीज। एक्चुअली हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो इसके आगे की प्रोसेस तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। आई थिंक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज वेरी सिंपल, उसका डेमो शायद हम दे नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि वो नहीं तो हमको एक्चुअल एंटिटी को रजिस्टर करना पड़ेगा, तो लाइक टू अवॉइड। बट एक बार रजिस्टर होने के बाद फिर भी अगर किसी को आपको हेल्प लगे तो वी आर ऑलवेज देयर टू गेट यू रजिस्टर्ड, तो आप निश्चिंत रहिए। और अगर आपके पास कोई आपका रेगुलर सीएचए या कंसल्टेंट हो तो वो भी आपको हेल्प कर देगा। अदरवाइज हम लोग तो ऑलवेज वी आर देयर, यू कैन कॉन्टेक्ट जीजेपीसी ऑफिस एंड वी विल ऑलवेज बी विलिंग टू हेल्प यू। सो अपन वापस से यूजर लॉगिन पे आ जाते हैं, और यूजर लॉगिन से अपन स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी फाइल द डॉक्यूमेंट्स। सो एक बार लॉगिन करके फिर इसमें हमने पासवर्ड और ये सब डाल दिए हमारे। ये कैप्चा इज कैपिटल सेंसिटिव, मतलब केस सेंसिटिव। वेलकम टू आइसगेट। यहाँ फाइलिंग सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद ई संचित पे क्लिक करना है सर अपन को। फर्स्टली पहले अपन को डॉक्यूमेंट साइन करने रहेंगे विथ पर्सनलाइज्ड सॉफ्टवेयर। जैसे कि मेरा सॉफ्टवेयर ओएनएस है, तो मैं इस पे डॉक्यूमेंट साइन करूंगा सर। एक बार हाँ वो भी दिखा दे कैसे साइन होगा। ऑल द डॉक्यूमेंट, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर डिजिटली साइंड। ठीक है विक्की, आई एम राइट? यस सर। है ना, हर डॉक्यूमेंट जो आप पहले स्कैन करोगे और फिर स्कैन किए हुए को आप डिजिटली साइन करोगे, और वो डिजिटल साइन होने के बाद फिर इसके ऊपर अपलोडेबल रहता है वो। सो क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऑथेंटिक हो, नहीं तो अगर आपके डिजिटल सिग्नेचर के बिना आज मैं चाहूँ मैं आपके लॉगिन में जाके कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो गवर्नमेंट ने इसको एज अ सिक्योरिटी मेजर आपकी सिग्नेचर कंपलसरी करी हुई है कि सिग्नेचर डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट इज ओनली केपेबल ऑफ बीइंग अपलोडेड। हमने यहाँ पे कुछ साइन डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, एक बार अपन साइन करके बता सकते हैं क्या विक्की किसी को? हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ। ये ये साइन कैसे करते ही बता देगा विक्की। ये 5 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं जो कि अपलोड करने हैं अपन को आइसगेट के अंदर। तो फर्स्ट है बीएल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, परचेज ऑर्डर। ये मैं साइन करने जा रहा हूँ ओएनएस सॉफ्टवेयर पे। ये हमारा यहाँ से सर रिपोर्ट में जनरेट होता है, ये आइसगेट पे फाइल। इस पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करने
क्या था, हम जो एंट्रीज डालते हैं इनवॉइस पैकिंग लिस्ट की, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। इसके बाद हम साइन करते हैं डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है सर, एक HTML फाइल बनाने के लिए, एक PDF बनाने के लिए, एक जॉन्स फाइल बनाने के लिए। अपन को PDF फाइल बनानी है तो क्लिक यहाँ करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू प्लग DSC, प्लग इन DSC अगर डीएससी बता दे क्या होता है तो सबको एकदम ध्यान आ जाएगा। DSC डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3 आपको अपलोड करना रहेगा। नहीं, ऐसा स्क्रीन पे बता देना किसी को एक बार की व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर। हाँ, ये इस टाइप का वो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर रहेगा आपका, डायरेक्टर्स का या खुद का, तो आपको वो यूज करना है डिजिटल साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को। क्लास 3 इसका स्पेशल कस्टम्स के आता है, आपको वही यूज करना है। जैसे ही आप प्लग इन करेंगे तो DSC की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे देगा स्क्रीन पे। अब हम साइन करते हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट। इसमें ऑप्शन में साइन PDF ही आ रहा है। मृणाल मैडम, इसकी स्क्रीन क्लियर दिख रही है ना? यस सर, दिख रही है, बिल्कुल क्लियर। जो डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैं उन्हें मैंने डेस्कटॉप पे ही कॉपी कर लिए थे। फर्स्ट है BL, अपन BL साइन करेंगे और 1 by 1 ही साइन होगा सर। एक मिनट विक्की, मैं इंटरप्ट करूंगा, मुझे भी एक चीज क्लियर नहीं हो रही है जो शायद सब ऑडियंस को भी नहीं हो रही होगी। हाँ। कि आपने सबसे पहली स्टेप ये थी कि आपने नॉर्मल स्कैनर से उसको सेव करके PDF फॉर्मेट में आपने एक डायरेक्टरी में सेव कर लिया है ना? हाँ ठीक है, और फिर अपने पास ONS सॉफ्टवेयर होना चाहिए इसको डिजिटल साइन करने के लिए, कि नहीं उसके बिना भी हो सकता है? नहीं, आप दूसरा सॉफ्टवेयर जी हो तो उससे भी साइन कर सकते बट हैं। एनी सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। ये मैं यहाँ पे अपने सभी ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि एक सॉफ्टवेयर आपको बाजार से खरीदना पड़ेगा जो इजीली मिल जाएगा। नहीं तो हमारे पास जो 4-5 सॉफ्टवेयर वालों की डिटेल है वो मैं मृणाल मैडम से शेयर कर दूंगा, इनकेस कभी आप जानना चाहो तो आप उनसे डिटेल दे सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर आपको खरीदना पड़ता है इसका सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये क्या है कि जो आइसगेट और जो उसकी चेकलिस्ट वगैरह सब है उससे अलाइन करके बनाए हुए रहते हैं। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसी फॉर्मेट में प्रॉपरली अपलोडेबल बना देता है ये सॉफ्टवेयर, की जो आपको चेकलिस्ट कस्टम्स की फाइल करनी है उस फॉर्मेट में और उस प्रोसेस में। तो ये आपको बीच में ध्यान रखना है कि यू शुड हैव दिस सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप PDF में कन्वर्ट करेंगे, सेव कर लेंगे, लेकिन डिजिटल साइन करने के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर लगेगा जो आपको डिजिटली साइन करवाएगा इस डॉक्यूमेंट को और अपलोडेबल बनाएगा। ठीक है ना विक्की? जी सर, ठीक है, नाउ यू गो अहेड। यस, BL इज साइन। ये पिन नंबर कौन सा है? सर DSC नंबर रहता है क्या? DSC का पासवर्ड है सर, ये डिजिटल सिग्नेचर का जो पासवर्ड रहता है वो पासवर्ड है। ठीक है। ये देखिए सर, BL साइंड हो गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट जो साइन करा वो साइन हो गया, मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट डॉक्यूमेंट साइंड, BL इज पहले देखिए BL केवल BL लिखा हुआ था और इसने जब फाइनली साइन किया तो उसका नाम हो गया BL साइन। ये एक बार ओपन करके दिखा दो, उसमें दिखता है क्या सिग्नेचर जैसा? हाँ सर, दिखता है। एक बार उसको एक्सपांड करके बता दे BL में साइन कहाँ दिखती नीचे। ये एक अभय, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, ये साइन आप देखें तब तक कि अभय जी है, अभय जैन से हमको एक क्वेरी आई है कि क्या ये सब CHA ही करेगा। सर देखिए, इसमें ऐसा है कि मैंने लास्ट वीक भी सबको बताया था कि गवर्नमेंट AEO और दूसरे प्रोग्राम्स में अभी ऐसे रूल्स ला रही है जिसमें आप खुद भी फाइलिंग कर सकते हो। मतलब गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपको किसी भी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए। तो अगर आप ये खुद सॉफ्टवेयर ले लें और अगर खुद भी आप कस्टम क्लियरिंग करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर लेके आप ई-संजीवनी में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लें, कस्टम को सबमिट कर दें, कस्टम उसको क्लियर कर देगा। अगर कोई वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है तो आपके ऑफिस के आदमी को ऑथराइज्ड आप बना सकते हो फॉर्म दिलवा के कस्टम्स का एंट्री का, और वो वहाँ पे जाके उसको फाइनली क्लियर करा देगा। यू डोंट रिक्वायर अ CHA। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं किसी CHA के अगेंस्ट में नहीं बोलना चाह रहा, मैं खुद भी एक CHA हूँ और हम भी एक काम करते हैं, लेकिन
गवर्नमेंट अब ये चाह रही है कि जितना सिंप्लीफाई हो, फिर आपको किसी और थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना सिंपल हो जाना चाहिए कि आप खुद ही उसको फाइल करके अपलोड कर दे, और गवर्नमेंट भी आपको इतना हेल्प करे कि बिना कोई हैसल के ये मटेरियल एक्सपोर्ट हो जाए। तो दोनों ऑप्शन आपके पास कि अगर आप सीएचए से करवाएं, ठीक है, तो सीएचए ये सब कर देगा। आप खुद भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है, उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, कई बार कॉन्फिडेंशियलिटी और ये सब भी इश्यूज रहते हैं आपके जैसे बिजनेस में, तो आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरा सब इन हाउस हो, तो आप इन हाउस भी ये काम पूरा कर सकते हैं, लीगली इट इज अलाउड, एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू सिंप्लीफाई टू सो मच कि आपके यहाँ पे एक आदमी बैठ के एक टेबल में बैठ के पूरी क्लियरिंग का काम कर सकता है, आपको 25 आदमियों की टीम या किसी दूसरे सीएचओ को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नेचर ऐसी दिखेगी आपको लोकेशन पे आपके। वीनस ज्वेल्स वाले पूछ रहे हैं कि इसमें एपीआई फैसिलिटी अवेलेबल है क्या, तो बैकएंड पे एपीआई के आपको वो मिल जाएंगे, मतलब आपके सॉफ्टवेयर वाले को आप एपीआई शेयर कर सकते हो जो वेबसाइट पे रहेंगे, तो आपका सॉफ्टवेयर वाला आपके सॉफ्टवेयर से भी उसको अलाइन कर सकता है। देयर आर कंपनीज जिन्होंने अपने खुद के सॉफ्टवेयर को ई-संचित से अलाइन करके एपीआई के थ्रू और ऑटोमाइज किया हुआ है। मेरे ख्याल से जो अपना एक वो मदरसन है, वो उन लोगों ने खुद के सॉफ्टवेयर से भी कर लेते ना वो लोग ई-संचित विक्की। नो सर, वी विल डू दिस। अच्छा, वो अपन ही हाँ करते। हाँ, वो करते हैं सर उनका तो सारा। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको एपीआई चाहिए तो गवर्नमेंट की साइट से एपीआई मिल जाएगी। ठीक है, चल तू विकी यू गो अहेड, तू का तेरा बता इसको। Now we can sign certificate of origin. ये इसने दूसरा डॉक्यूमेंट साइन किया, पहले अपन ने बीएल साइन किया था, अब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन साइन किया। आपको एक पर्टिकुलर जगह पे इसका डंप क्रिएट करना है, एक डायरेक्टरी बना के, ताकि आप जब फाइनली अपलोड करो तो आपको सब डॉक्यूमेंट एक ही जगह मिल जाए। जैसे आप देख रहे हैं सीओ साइन हो गया, बीएल साइन हो गया, वैसे पांचों डॉक्यूमेंट आपको एक बार साइन करने पड़ेंगे इस प्रोसेस के थ्रू। सेम प्रोसेस है सारे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर 1 MB से ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। मैंने आपको कहा वैसे स्कैनिंग के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना कि सब 1 MB से कम की फाइल हो। आपके स्कैनर्स और सॉफ्टवेयर ऐसे होने चाहिए कि जो छोटी फाइल सेव कर सके, 1 MB से छोटी। ये आप देखिए बहुत फास्ट होता है, एक बार अगर आपको इसकी हैबिट हो जाती है तो इट्स अ वेरी 5 मिनट जॉब ओनली। विशाल जी, आपने जो क्वेरी करी है उसमें ये है कि सीएचए विल गिव द पेपर्स आफ्टर डूइंग शिपमेंट, मतलब शिपमेंट तो तभी होगा जब आप इस चीज को अपलोड करेंगे, तो वो प्रोसेस तो मुझे पहले ही होगी सर। आप कर रहे हैं सीएचए करें, वो आपको देखना है, आपके सीएचए को आप दे दोगे, जैसे हम लोग सीएचए, हमको हमारे क्लाइंट्स जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं हम लोग उसको कर लेते हैं, मतलब हम लोग उसको अपलोड करके उनकी क्लियरिंग कंप्लीट करके देन वी हैंड ओवर देम द सॉफ्ट कॉपीज एंड द हार्ड कॉपीज एज पर द सिस्टम ऑफ द कंपनी। कई कंपनीज मांगती, कहीं नहीं मांगती। अब ये जैसे इसने अलग से डिजिटली साइन करके सब सेव कर लिए, अब वापिस से वो लॉग इन करेगा ई संचित में। अभी तक की जो प्रोसेस थी डिजिटली साइन करने की, उसमें आइस गेट या ई संचित की कोई वेबसाइट से लेना देना नहीं था, हमने हमारे सॉफ्टवेयर यूज किए थे साइन करने के लिए। इसमें एक क्वेश्चन ये भी है एक हमारे ऑडियंस का विक्की, कि अपन केवल पीडीएफ की जो सिग्नेचर की सिस्टम है वो यूज कर सकते हैं क्या, जो पीडीएफ सॉफ्टवेयर में होता है ना साइन योर डॉक्यूमेंट? नहीं सर, तो वो फिर अपने चेकलिस्ट पे अपलोड नहीं होगा, फिर अपलोड नहीं होगा। हाँ सर, इसमें इसका जवाब ये है सर, जिन्होंने भी वैसे क्वेश्चन पूछा था, आई डोंट नो द नेम, आई थिंक फाइन। सो ये इसका क्वेश्चन का आंसर ये है हमारा कि आपको एक कस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर जरूर लगेगा। हार्दिक जी ने पूछा था क्वेश्चन, करेक्ट। तो आपको एक कस्टम वाला सॉफ्टवेयर लगेगा जो कि चेकलिस्ट पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोडेबल बनाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो चेकलिस्ट अपलोड होती है वो अल्टीमेटली वो एक सब एक फॉर्मेट में अलाइन होनी चाहिए। सो एनीवे, ये अपन वापिस से अपलोड कैसे करना है ये विक्की बता रहा है। फाइलिंग सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद ई संचित पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे अपलोड अपलोड डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स में क्लिक कर, अगर ये 1 MB से ज्यादा होगा तो सर यहाँ अपलोड करने के लिए क्वेरी दे देगा कि ये फाइल साइंड नहीं है। ये फर्स्ट केवल साइन डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। अनसाइन करोगे तो मैं एरर दे देगा क्या वो विक्की? हाँ सर, साइन ही अपलोड ही नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स। एक बार देख बता दो कैसा एरर आता है, सबको दिख जाएगा। एक अनसाइन वाला अपलोड करके देख। यहाँ पर एरर दे देगा सर लास्ट टाइम पे जब सबमिट करने जाएंगे। अच्छा ओके फाइन। तो आपको ये ध्यान रहना है कि आपको साइन वाले ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर अनसाइन रहेगा तो आखिरी में जाके आपको फिर से वो पूरी प्रोसेस रोकनी पड़ेगी या फिर से री अपलोड करना पड़ेगा। सो इट इज एसेंशियल कि आप साइन डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करें। विकी, ये ग्रे कलर का कुछ पट्टा तुम्हारे पीपीटी में आ रहा है, किस में आ रहा है ऐसा कि ऐसे ही आता है? मेरे नहीं सर। ठीक है, ये आई थिंक सब ऑडियंस को दिख रहा होगा क्लियर कि चूज फाइल में जाके आपको 5 डॉक्यूमेंट, या अगर आपके 5 से कम है तो 4 डॉक्यूमेंट, पर 5 से ज्यादा अलाउड नहीं है। विकी 5 से ज्यादा किसी भी सूरत में अलाउड नहीं है ना? नहीं नहीं, 5 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो अपलोड करना ही है सर, उससे नहीं, ज्यादा उससे नहीं। कम कर सकते हो पर ज्यादा हाँ, नहीं कर उससे ज्यादा सकते। नहीं कर सकते। हाँ, कम कर सकते हैं आप, वो ज्यादा नहीं कर सकते। पहले ये 5 डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा, फिर उसी कैटेगरी लास्ट में सेलेक्ट करेगा ताकि एक साथ हो जाए पूरा। पांच डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं पहले सर। इसमें क्या फर्स्ट BL है, बिल ऑफ लेडिंग। जैसे कि मुझे तो कोड्स याद हैं 7050, तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कि बिल ऑफ लेडिंग आ गया। आपको यहाँ चेक करना रहेगा किस फाइल के अगेंस्ट आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फर्स्ट में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करके कर्सर के मतलब थ्रू ये आप। कैटेगरी की एक लिस्ट दी हुई है गवर्नमेंट ने, आपको उस कैटेगरी में से सेलेक्ट करना है, और उस सेलेक्ट की हुई कैटेगरी की भी ये क्या डॉक्यूमेंट है आपको ये बताना है एक तरह से। अब जैसे इसने बताया कि ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है जो फर्स्ट, अभी तो तू फर्स्ट वाला कर रहा है तो बिल ऑफ लेडिंग है, ये तो बिल ऑफ लेडिंग हो गया। अब सेकंड हाँ, वाला जो है वो इनवॉइस है। अभी तो सेकंड वाले पे कि फर्स्ट वाले पे है? फर्स्ट वाले पे ही हूँ मैं सर, हाँ फर्स्ट तो ये तो वाला। बिल ऑफ लेडिंग है ना, बीएल तो। हाँ, ये बिल ऑफ हाँ, ये लेडिंग। बीएल सेलेक्ट कर लिया इसने। हाँ, ऐसे आपको 5 कैटेगरी सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। जैसे ये सेकंड इज अवर सीओ, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, तो अपने को सर्टिफिकेट ओरिजिन ढूंढ पे इस पे क्लिक करना है। ये कोड है 861000 सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। देन इनवॉइस 3310, ये देखिए हम सर। लोग को आज चूंकि इसमें आदत दो है, इनवॉइसेस हो हैं। सकता है हम बहुत स्पीड में कर रहे हैं, आप शायद पहली बार या जब भी इनिशियली करेंगे तो शायद टाइम लग सकता है इतनी लंबी लिस्ट देख के और आपको अपलोड करने में। इसमें बट 2 कोड्स हैं सर इनवॉइस के। इनवॉइस कमर्शियल इनवॉइस विच इज इंक्लूडिंग पैकिंग लिस्ट एंड कमर्शियल इनवॉइस। अब आप जो डॉक्यूमेंट्स अगर कमर्शियल इनवॉइस प्लस पैकिंग लिस्ट ले रहे हैं तो आपको ये वाला नंबर लेना रहेगा 331000। अगर कमर्शियल इनवॉइस ही ले रहे हैं तो आपको 3800000000 ये क्लिक करना रहेगा। अभी मैंने इसलिए 331000 लिया है क्योंकि मेरे में इनवॉइस प्लस लेटर मैंने अपलोड किया हुआ है इस पे। कई कई बार क्या होता है एक्सपोर्टर इंपोर्टर के केस में एक ही डॉक्यूमेंट में दोनों रहता है, देयर इज नो डिस्टिंक्ट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर। तो आप अगर चाहो तो कॉमन वाला भी सेलेक्ट कर सकते हो, और आपके इंडिविजुअल पैकिंग लिस्ट और कमर्शियल इनवॉइस अलग अलग है तो आप अलग अलग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पैकिंग लिस्ट का कोड है 27100। अब चूंकि ये लोग रोज फाइल करते हैं तो इनको कोड्स याद रह जाते हैं, तो इसलिए बहुत इजीली रोकेट हो जाता है, अपने को थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस चीज में। लास्ट वन इज परचेज ऑर्डर। दिस इज अ परचेज ऑर्डर। इसके नीचे आपका
परफॉर्मा इनवॉइस भी आ जाएगा सर, अगर आप परफॉर्मा इनवॉइस साइन कर रहे हैं तो। ठीक है, मतलब आपके पास दोनों ऑप्शंस है इसमें। तो ये आपके पांचों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। इन केस अगर आपसे कोई मतलब मिस्टेक हो गई है, बीएल आपसे मतलब बीएल कोई भी डॉक्यूमेंट साइन रॉन्ग साइंड हो गया, तो अपन यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सबमिशन के बाद डिलीट नहीं होगा, एक बार सबमिट हो गया डॉक्यूमेंट्स तो फिर पूरा रिजेक्ट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ एक्सेप्ट पूछ रहा है और रिजेक्ट करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, तो आप यहाँ पे भी रिजेक्ट कर सकते हो। हाँ, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर वो अपलोड हो जाएगा एक तरह से। अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपन ने अपलोड कर दिए। हाँ, ये डीआरएन, एक डीआरएन में 5 IRN जनरेट होते हैं। देखिए डीआरएन नंबर, अपलोड बटन दबाने के बाद जनरेट हुए ना ये नंबर। हाँ ये जनरेट हो गए। ये आप ऑडियंस सब ध्यान देखिए कि डीआरएन आप देखिए एक ही चल रहा है पांचों में, क्योंकि आपका ये कंसाइनमेंट एक ही है, तो आपका ये कंसाइनमेंट का यूनिक नंबर हो गया। डीआरएन मतलब दैट पर कंसाइनमेंट यूनिक नंबर, और आईआरएन इज उस कंसाइनमेंट का इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का यूनिक नंबर। और ये अपलोड बटन दबाने के बाद जनरेट हुआ है डीआरएन आईआरएन, उसके पहले ब्लैंक थी ये फील्ड। सो दिस इज द पर्पस ऑफ ई संचित कि ये दोनों नंबर्स जनरेट हो जाए, क्योंकि आगे की कस्टम फॉर्मेलिटीज पूरी आईआरएन डीआरएन के की फैक्टर्स से ही चलेगी। कंट्रोलिंग जो पूरा गवर्नमेंट अपना कस्टम्स करती है वो डीआरएन आईआरएन से करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसमें विकी? सर ओएनएस सॉफ्टवेयर जो अपना पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर है उस पे अपलोड करना रहेगा डॉक्यूमेंट्स में। जैसे कि हमारे यहाँ रिपोर्ट पे जाने का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंट्री, हम यहाँ एंट्री में फर्स्ट है इमेज रेफरेंस नंबर, तो हमारा फर्स्ट इमेज रेफरेंस नंबर ये है। इसे राइट क्लिक करेंगे माउस से और कॉपी करेंगे। अच्छा, तुमको पांचों को ऐसे कॉपी पेस्ट करके अपलोड होगा? हाँ। ओके, तो इसमें आईआरएन नंबर करना है कि डीआरएन करना है? आईआरएन, इसमें आईआरएन आएगा और डीआरएन में बता देता हूँ किस डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट आएगा। ये हम हमारी जो कस्टम्स की चेकलिस्ट है उसमें अपलोड करने की प्रोसेस है, ये जो दिखा रहा है अभी विक्की हो, कि जो अपन अभी तक जो ई संचित तो अपलोड कर दिए डॉक्यूमेंट, उसको आपके कस्टम के डॉक्यूमेंट से कैसे लिंक करना है, तो ये उससे लिंकिंग हो रहा है उसका। ये आपकी चेकलिस्ट से लिंक हो रहा है, चेकलिस्ट जो आपकी अपलोड होगी कस्टम में। ये सब प्रोसीजर अभी आप पहली बार देख रहे हो, जरूर आपको थोड़ा सा फील होगा, लेकिन आप एक बार यूज टू हो जाएंगे तो ये बहुत सिंपल प्रोसीजर्स है, और आई थिंक कोई बहुत मेजर इशू आना नहीं चाहिए इसके अंदर। आपने देखा होगा मैंने बीएल फर्स्ट डॉक्यूमेंट आईआरएन नंबर डाला तो बीएल नंबर आ गया था सर। अभी मैंने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन डाला तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का नंबर नहीं आया, उस पर अपन डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर पुट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर ये है अपना। मीनवाइल तो ये प्रोसेस कर रहा है, उसमें एक क्लाइंट का अपना क्वेश्चन आया है विक्की कि डीएससी कंपनी बेस्ड रहेगी कि इंडिविजुअल डायरेक्टर की रहेगी या कौन सी रहेगी? कंपनी बेस्ड। कंपनी बेस्ड क्लास 3 ना? हाँ क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर रहेगी। प्रिया मैम, मिसेस प्रिया पाल ने पूछा है, तो प्रिया जी ये आपकी कंपनी की क्लास 3 की रहेगी। यूज फॉर आरओसी आईटी फाइलिंग वर्क विल वर्क हियर, नहीं वो फाइल नहीं हुई। क्लास 3 कस्टम्स और डीजीएफटी के लिए स्पेशल आती है, आपको वही यूज करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकते डिजिटल सिग्नेचर। सर ये देखिएगा थर्ड नंबर का जो पॉइंट है अपना आईआरएन नंबर, उस पे मैंने पैकिंग लिस्ट इनवॉइस पुट किया था, तो ये इनवॉइस का नंबर आ गया कि इनवॉइस नंबर आपका क्या है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में कोई नंबर नहीं रहता है, इसलिए हमको डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर ही कुट करना रहता है। और इनवॉइस जो मेंशन की थी मैंने चेकलिस्ट पे, बीएल नंबर, बीएल डेट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं सर ऑटोमेटिक। नहीं, पर ये तुमको चेकलिस्ट में हाथ से डालनी रहती है पहले? हाँ, ये पहले फाइल करने के पहले अपन को सारी चीजें मेंशन करना रहता है उसमें। तो इन केस ऑफ कस्टम क्लियरिंग आपको जो चेकलिस्ट आप पहले बनाएंगे बिफोर ई संचित फाइलिंग, वो चेकलिस्ट के अंदर बेसिक डॉक्यूमेंट डिटेल्स डालनी पड़ती है, विच इंक्लूड्स इनवॉइस एंड बीएल नंबर।
तो जब आप यहाँ पे अपलोड करते हैं संचित में और इसको कनेक्ट करते हैं कस्टम्स की चेकलिस्ट को इससे, उस कनेक्ट करने में जो नंबर्स आपने ऑलरेडी इनपुट किए हुए हैं वो डायरेक्ट कैच कर लेगा, जो नहीं किए वहां पे आपको उसका DRN नंबर डालना, वो उसका खुद का यूनिक नंबर हो जाएगा। परचेज ऑर्डर में भी नंबर नहीं रहता है, तो परचेज ऑर्डर का नंबर भी यूनिक यही अपना डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर ही आएगा। परचेज ऑर्डर जनरली चेकलिस्ट में डालना नहीं रहता है, इसके लिए उसमें नंबर नहीं डाला रहता पहले से। ये सेव हो गए सर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ चेकलिस्ट में कहाँ आते हैं। उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ये सर सिर्फ 2 मिनट के लिए ही वैलिड रहता है। ये विंडो, हाँ ये विंडो जो अपलोडिंग जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सिर्फ 2 मिनट के लिए डिटेल्स रहती है, तो आप इसका प्रिंट स्क्रीन लेकर पेस्ट कर सकते हैं वर्ड की फाइल पे। ओके। या फिर आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उस पे आपका मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जनरेट हो गया होगा IRN DRN नंबर। ये अपना इस टाइप का मेल आ जाता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, ये देखिएगा ये पूरा आया तो फिर उसके इसमें स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत कहाँ पर है कि यहाँ पे तो आई है ना डिटेल्स, हाँ मेल पे। तो मतलब ये एक प्रैक्टिकल सजेशन है विकी का कि आप उसका स्क्रीनशॉट सेव करके आता है तो आप वर्ड फाइल में ले लो एज द रेफरेंस, बिकॉज हम लोग तो चूंकि CHA है, हमको हमारे सभी क्लाइंट्स का रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, बट आप लोगों को खुद को अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा, जिसमें मेरे ख्याल से फिर आपको अलग से सेव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, स्पेशली एज ए इंडिविजुअल। ये देख सकते हैं अपन DRN नंबर जनरेटेड 5 IRN नंबर, 1 DRN नंबर जनरेटेड 5 IRN नंबर। एक यूनिक डॉक्यूमेंट नंबर आपका जो एक क्लियरिंग से रिलेटेड है, उसके अंदर जो 5 डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए वो नंबर आ गया, ये आपके मेल पे आ जाते हैं। आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए मेल से भी डाउनलोड करके कॉपी करके सेव करके रख सकते हैं, यहाँ आप आपके मेल से उसका क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। अब मैं आपको चेकलिस्ट में बता देता हूँ कि कहाँ मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, वो कहाँ पे। ये जो अपन ने चेकलिस्ट बनाई थी जिसमें अपन ने ई-संचित से डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, वो ये चेकलिस्ट में ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखेंगे आपको। थोड़ा सा उसको एक्सपांड करके बता दे विक्की, बहुत छोटा दिख रहा है। एक्सपांड नहीं हो पाएगा सर, ये तो बॉक्स को खींच के बड़ा कर देना थोड़ा सा। नहीं सर, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपको चेकलिस्ट बता देता हूँ। हाँ ये चेकलिस्ट में दिखा दे कैसे दिखता हो। जो अपन ने ई-संचित में स्कैन करके साइन करके अपलोड करके और अपनी चेकलिस्ट से कनेक्ट किया था, तो फाइनली ये चेकलिस्ट ऐसी दिखती है। ये हमारी पर्टिकुलर इंपोर्ट की चेकलिस्ट है एक क्लाइंट की, जो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। इसमें डिटेल्स आती है इंपोर्ट्स की, ये BL नंबर आ जाएगा, ये BL की डेट आ जाएगी, कितने पैकेजेस आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आती है। सप्लायर कौन है आपका, जो डॉक्यूमेंट अपन अपलोड किए उसकी डिटेल कहाँ आती है वो दिखा देगा बेसिकली। हाँ तो राइट नाउ अगर चेकलिस्ट दिखाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सर, ये अपन ने जो 5 डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो ऐसे यहाँ पे चेकलिस्ट पे आ जाते हैं, और ये अपन चेकलिस्ट आइस गेट पे फाइनली सबमिट करते हैं जो कस्टम को पहुंच जाती है। सो कस्टम पीपल, एक जो अपन इमेजिन करें तो कुछ साल पहले तक आपका एक बंदा पेपर लेके कस्टम एजेंट के पास जाता था, फिर कस्टम एजेंट का बंदा पेपर लेके कस्टम ऑफिसर के पास जाता था, वहां पे भी डॉक्यूमेंट की पहले EDI में एंट्री होती थी फिर सबमिट होता था। ये पूरी प्रोसीजर को बाईपास करते हुए सिंपली यहाँ से आपके टेबल पे अपन आपके सामने
within half an hour we have done this. मैक्सिमम आप 15-20 मिनट और जोड़ लीजिए उसको, स्कैनिंग टाइम अगर अपन जोड़ना चाहे तो इट्स अ 45 मिनट जॉब, जो पहले एक जमाने में 1-1.5 दिन का काम हुआ करता था. So this is the simplification which government has tried to bring in since last 5 to 7 years, and ये ऑलरेडी अपलोड हो गया. इस टाइप से अब ये चेकलिस्ट हम अपलोड करते हैं तो एक कस्टम क्लियरिंग इनिशिएट हो जाता है. और आजकल आपको मैं बता दूं उसे सभी को कि फेसलेस असेसमेंट हो गया है, जिसमें वो ऑटोमेटिकली किसी भी इंडिया में किसी भी सीएचए के पास जा सकता है. इंडिया में किसी भी कस्टम ऑफिस के पास जा सकता है. वहां से अगर कोई क्वेरी आती है तो वो क्वेरी रेज करेंगे जो आपको आपके आइस गेट के लॉगिन आईडी पे दिखेगी, तो आप क्वेरी सॉल्व कर दीजिए. अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली क्लियर मान लिया जाएगा उस डॉक्यूमेंट को, और आप सीधे उसका शिपिंग लाइन से बात करके उसको मटेरियल को उठवा लीजिए या एक्सपोर्ट करवा दीजिए. ठीक है ना? ये प्रोसीजर में विक्की और कुछ ऐड करना है तुमको तुम्हारी तरफ से? नहीं सर, है ना? इसको सबमिट करना है तो आइस गेट पर सबमिट वही सेम प्रोसेस है, मतलब चेकलिस्ट को सबमिट करनी बात है. हाँ. ठीक है, एक बार मेरे ख्याल से हालांकि थोड़ा सा आउट ऑफ द स्कोप है, बट एक बार फिर भी एंग्जाइटी के लिए क्लाइंट्स की आप एक बार दिखा दो कि कैसे चेकलिस्ट सबमिट होती है, तो एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी. सेम आपको लॉगिन आईडी से अंदर घुसना है वापस से आइस गेट का जो आपका रेगुलर वाला लॉगिन आईडी है. फाइलिंग सर्विसेज पे ये फाइल अपलोड, अब फाइल अपलोड में पहले अपन ई कंफिग पे गए थे, अब चेकलिस्ट फाइल करने के लिए फाइल अपलोड पे जाना है. आप एक्सपोर्ट करेंगे तो भी यहाँ पे ही सबमिट होगा, इंपोर्ट करेंगे तो भी यहाँ पे ही सबमिट होगा, दोनों का यही पे होगा. यहाँ पे आपको चेकलिस्ट की फाइल सेलेक्ट करके और अपलोड करना है. अभी मैं अपलोड तो नहीं करूंगा, मैं बता देता हूँ. अपलोड तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपलोड करने का मतलब ये रहेगा कि दिस इज कंसाइनमेंट व्हिच इज एक्चुअली टू बी क्लियर्ड बाय कस्टम पीपल. तो ये अभी आपको केवल डेमो देने के लिए यहाँ तक का हमने पूरा कवर कर लिया. इसके आगे करना हमारे लिए संभव नहीं है ओरिजिनल, बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम द ओरिजिनल सबमिशन. सो आई थिंक विकी अब इसके आगे की भी प्रोसेस एज सच नहीं है ना ई संचित पे? नो सर, है ना? ठीक है. तो आई थिंक दिस डेमो शुड हेल्प यू अलॉट, और एक थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस आ गया होना चाहिए कि ये कैसे होती चीज है. ऑफ कोर्स एक बार आप पहली बार जब भी करेंगे तो इट विल टेक इट्स ओन टाइम और थोड़ा सा वो भी लगेगा. विक्की ये इनका ये पूछना है क्लाइंट का कि ओएनएस सॉफ्टवेयर आईएसगे का क्या है. ये ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं बाजार में. मैंने आपको कहा वैसे मैं कुछ सॉफ्टवेयर के नाम में शेयर कर लूंगा मैडम से, और मैं आपको ये भी पता करके बता दूंगा कि गवर्नमेंट ने कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी रखे होंगे वहां पे, जिसके बेसिस आप खुद बिना किसी सॉफ्टवेयर खरीदे भी ये काम कर सकते हो. हालांकि हम वो नहीं करते क्योंकि हम लोग उसको बहुत प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं, तो वो थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली कम रहता है. बट स्टिल देयर आर ऑप्शंस which I will subsequently share. विक्की तुम्हारे पास कोई ऑप्शन रेडी है क्या अदर देन ओएनएस सॉफ्टवेयर का? ये जो वेबसाइट या आइसगेट से डाउनलोडेबल हो सॉफ्टवेयर या ऐसा कुछ? नहीं सर, अभी तक का बेस्ट सॉफ्टवेयर है. जितने भी मेरे फ्रेंड्स है, कलीग्स हैं, उन्होंने मुझे यही सजेशन दिया है कि ओएनएस सॉफ्टवेयर इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर फाइलिंग दी. मेरे ख्याल से ज्वेलरी अपन राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी इंडस्ट्री, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में शायद स्पेसिफिक दूसरे सॉफ्टवेयर आते होंगे जिसका मैं थोड़ा सा पता करके मैं आई विल शेयर द इन्फॉर्मेशन विद द जीजेपीसी पर्सनल्स, एंड मे बी आप लोग सब उनसे कनेक्ट करके ले सकते हैं, है ना? और मेरे ख्याल से अभी कुछ विकी और तेरा तो इनपुट नहीं बचाना, इनको कोई सजेशन देना तुमको, ऑडियंस को, किसी को? नहीं सर, मेरा यही सजेशन है कि ओएनएस सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, यूजर फ्रेंडली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. इजीली आप इस पे चेकलिस्ट बना सकते हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं, और इसके जो कस्टमर केयर सर्विस है 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं. कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो हेल्प करने के लिए आपके पास. नहीं ठीक है, अपन विल कनेक्ट विद देम और अपन दूसरे सॉफ्टवेयर की भी डिटेल लेके इनको दे देंगे. ठीक है ना? सो आई थिंक हम लोगों ने आज लास्ट टाइम के मुकाबले थोड़ा डेमो देके शायद और भी आपको मेरे ख्याल से क्लैरिटी आपको डेफिनेटली बढ़ गई होगी, और मैं समझ रहा हूँ कि इस सेशन के बाद आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली इस काम की तरफ या खुद उस काम को करने के लिए सोच सकते हैं. स्पेशली बड़े एक्सपोर्टर्स को मैं पर्सनली भी सजेस्ट करूंगा, हालांकि इट इज लाइक लूजिंग माय ओन बिजनेस, बट स्टिल यूजर फ्रेंडलीनेस इतनी हो गई है इन सब सॉफ्टवेयर्स की कि आप लोग आपके यहाँ पे इन हाउस भी ये काम पूरा कर सकते हैं एक ही टेबल पे बैठ के. सो आई थिंक आई वुड रेस्ट माय प्रेजेंटेशन राइट नाउ, एंड फिर भी कोई क्वेरी हो तो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस. थैंक यू मीर जी. Q&A के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आपने आंसर साइमल्टेनियसली देते आप आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ. तो ऐसे कोई क्वेश्चंस जो अभी तक आपने आंसर नहीं किए हैं? एक मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो इनपुट और देना चाहूंगा, सभी काफी सारे लोगों ने यही क्वेश्चन किया है कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए. देखिए इसमें
हर चीज में, जैसे आप जीएसटी की भी बात कर रहे हो, तो जीएसटी में आप खुद जाएंगे जीएसटी की वेबसाइट पे, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक्सेल और दूसरे ऐसे ऑफलाइन और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर दिए हुए जो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और उससे आपका काम भी, पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। सेम आइस गेट पे भी रहता है और कस्टम पे भी रहता है कि देयर आर फ्री लिंक्स एंड सॉफ्टवेयर गिवन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एपीआई भी दी हुई है वहाँ पे, मैं आपको इन सब के लोकेशन शेयर करता हूँ मे बी विद मीनाल मैडम, एंड देन शी कैन सर्कुलेट टू यू पीपल। और बाजार में कुछ यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं। ये वही बात हुई कि जैसे आप टैली बाजार से खरीदे और यूज करें, या आपका इन हाउस सॉफ्टवेयर बना के यूज करें, बट अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लगेगा जो आपके सबमिशंस को कस्टम के आइस गेट के वेबसाइट से अलाइन करे, जो उसकी टेक्निकलिटीज को मैच करे। मैं अगर अपनी शुद्ध भाषा में कहूँ तो बहुत टेक्निकल ना होके, और जो ऑलरेडी वैलिडेटेड हो किसी भी कस्टम के वेबसाइट के द्वारा, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जो कस्टम के वेबसाइट के द्वारा वैलिडेटेड हो वही यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका रेगुलर और बड़ा वर्क है, आप अच्छा सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए। मैं 4-5 नाम ऑप्शन में मैं खुद ढूंढ के मैं मैडम को शेयर कर लूंगा, विच शी कैन शेयर इट विद यू ऑल। और यूजिंग अ गुड सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज वेरी इजी ऑल्सो एंड वेरी हेल्पफुल। हालांकि फिर भी फ्री सॉफ्टवेयर जो डाउनलोडेबल रहते हैं वेबसाइट्स पे गवर्नमेंट की, दे आर ऑल्सो गुड इन अ वे। थोड़े से यूजर फ्रेंडली कम रहते हैं वो, और उनमें कई बार कुछ टेक्निकल इश्यूज आता है तो अपने को हेल्प नहीं मिलती है। प्राइवेट सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है बैक एंड पे, ये फर्क रहता है। बट आई वुड नॉट प्रमोट कि मैं कोई आपको ये जोर नहीं दूंगा कि आप एक ही सॉफ्टवेयर यूज करें। यू आर डेफिनेटली फ्री टू चूज दी यूनिक सॉफ्टवेयर विच यू आर कंफर्टेबल विद। थैंक यू मेहर जी, आपने काफी कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं। मुझे लगता है प्रेजेंटेशन में भी काफी कुछ चीजों के आंसर्स लोगों को मिलते रहे हैं। क्यू एंड ए में मैं देख रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस मुझे नजर आ रहे हैं आपने ऑलरेडी आंसर्स उनके कर दिए हैं। एक यस यस। क्वेश्चन मैंने देखा भी है यहाँ पर कि सर, इज देयर एनी टाइम लिमिट टू रजिस्टर और ई संचित? तो मैं आपको बताना चाहूंगा जीजेपीसी की तरफ से कि ई संचित का टाइम लिमिट तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। एक्सपोर्ट्स के लिए आपके लिए आपको मैंडेटरी है, एटलीस्ट बॉम्बे में तो 100% मैंडेटरी है। अगर आपको जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है, आप जो है ई संचित प्लेटफॉर्म के द्वारा ही कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने ई संचित नहीं किया हुआ है वो जो है डेफिनेटली उसको जल्द से जल्द अपना ई संचित के प्रोसेस इसमें को मेरे ख्याल कंप्लीट से करें। इनका जो क्वेश्चन का तात्पर्य ये था पांडे जी कि हाँ सर। शायद कि एक बार आप रजिस्टर करा लो, फिर उसके बाद आपको ऐसा कुछ बार बार रजिस्टर कराना पड़ता है हर साल। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप एक बार रजिस्टर करा लेंगे तो वो सालों साल चलता है, अनलेस अनटिल उसमें कोई टेक्निकल इशू आ जाए, या आप पासवर्ड भूल जाओ, या कोई आपके यहाँ कोई प्रोफाइल चेंज हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे, तो आपको उसको री रजिस्टर कराना पड़ता है। अदरवाइज वो रजिस्ट्रेशन कायम रहता है। इसमें कोई रिन्यूअल तो नहीं है ना विक्की रजिस्ट्रेशन में? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही विक्की। नहीं सर, वन टाइम है। हाँ बस ठीक है, वही आईसी कोड जैसा ही है, वन टाइम एक बार आपने इसी रजिस्टर कोड कर जैसा। दिया तो यस आपका यस यस यस। आप खाली पासवर्ड याद रखते हैं तो आपको कोई बार बार कुछ रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई कुछ आपके और भी मॉडिफाई क्वेश्चन करना है तो कोई सर और भी अपन उसमें डाउट्स है। मॉडिफाई कर सकते हैं। आइस गेट के अंदर जो आपकी प्रोफाइल रहेगी, प्रोफाइल से आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑडियंस से अगर कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर्स और हमने जो ईमेल आईडी दी हुई है तो उसको नोट कर लें। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स जो आपने हमको यहाँ पे पूछे हुए हैं, डेफिनेटली हम आपको प्रोग्राम के बाद में आपको जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम शेयर कर देंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर्स यहाँ निश्चित तौर पे शेयर कर लें। वो सीधे फोकस लोगों के पास में जो है पूरा इंफॉर्मेशन हम सेंड कर पाएंगे। मेर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑडियंस का भी मैं, जेजेपीसी के जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ उनके पेशेंस शेयरिंग के लिए और लगातार सपोर्ट के लिए। मित्रों, जल्दी ही हम दूसरे सब्जेक्ट पे नए वेबिनार्स के साथ में आपको जल्दी से जल्दी फिर से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेहर जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मृणाली, थोड़े समय तक आप चालू रखो क्योंकि लोग अपना ईमेल और कॉन्टेक्ट डिटेल्स सेंड कर रहे हैं, जिससे कि डेटा आपके पास में आ जाए जो शेयर करना चाहते हैं उनका। उसके बाद में आप स्टॉप कर।
जी, आप अपने डिटेल्स हमको शेयर कर दें, हम आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग्स की, निश्चित तौर पे हम आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अब जो है अभी भी कंटिन्यूअस लोगों के आ रहे हैं नंबर्स। अगर आपके इसमें डिले ना हो, हम इस प्लेटफॉर्म को लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, तो मैं आपको हमारी जो कलीग मृणाली ने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उसको नोट कर सकते हैं। आप कार्यक्रम के बाद में भी अगर हमें आप उनके ईमेल पे लिखेंगे तो आपको सारा डेटा हम जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हम शेयर करेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की हेल्प एमएसएमई से रिलेटेड अगर आपको है तो आप अपने ईमेल के द्वारा उस ईमेल पे लिख सकते हैं, हम उसका भी सलूशन देने का प्रयास करेंगे आपको। मृणाली, कुछ क्वेश्चंस Q&A में भी लोगों ने अपने डेटा दिए हैं, कुछ लोगों ने अपना चैट में भी काफी लोग डेटा दे रहे हैं, तो दोनों डेटा आपको एक साथ में सेव करना होगा जिससे कि दोनों जगह के डेटा आपको मिल सके। जी सर। मुझे लगता है कि अब हमें प्रोग्राम का एंड करना चाहिए। आपने ईमेल आईडी शेयर कर दिया है, तो लोग डेफिनेटली उस ईमेल आईडी को नोट कर लिए होंगे, और जो भी रिक्वेस्ट फ्यूचर में आएगी आप उनको 1-to-1 एड्रेस कर सकती हैं। Thank you so much audience, thank you so much DJPC members, thank you so much.